ठीक है। चीज पहले देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, जैसे कि देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। इसके फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर क्या है, सबसे पहला पार्ट हमारा नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स का है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, अपने तरफ से भी पढ़नी पड़ेगी, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ाऊँगा, बट हाँ सारी नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो सारी पढ़ाऊँगा तो 1 साल का बैच लग जाएगा। एक मिनट रुकिए ज़रा, 1 मिनट। वेट 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 वेट, बताइए क्या बोल रहे थे आप। सर कुछ। यस सर, यस ठीक है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को क्लियर। कोई नहीं, देखिए मैं लिख रहा हूँ कुछ यहाँ पे, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आईपी हेडर्स, टीसीपी आईपी हेडर्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है वेब के अंदर तुम्हारा जो भी आएगा सबसे ज़्यादा वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग सीखनी पड़ेगी कि कोई चीज़ अगर कहीं ढूंढी जाती है तो वो किस तरह से ढूंढी जाती है, क्योंकि हर चीज़ को ढूंढने का, समझने का, देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे कि जो अगर लाइक मान लो कि तुमको कुछ भी चीज़ें ढूंढनी है तो तुम लोग उसको गूगल डॉर्किंग के हिसाब से ढूंढ लोगे। ठीक है, तुम लोग उसको गूगल डॉर्किंग बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे को एक्सप्लॉइट्स नहीं मिल सकते गूगल डॉर्किंग के से। गूगल डॉर्किंग का यूज़ करके तुम लोग एक्सप्लॉइट्स नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि अगर मैं उसका एक एग्जांपल दिखाऊं, मान लो मैं यहाँ पे गया। ठीक है, सर फिर से आपकी वॉइस लग रही है। क्या चीज़, आपकी आवाज़ मेरे को क्लियर नहीं आ रही है। सर वॉइस लैग हो रही है आपकी। जस्ट लैग, वॉइस लैग हो रही है। रुको भाई, लैग क्यों हो रही है वॉइस मेरी। नहीं, सब कुछ ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ ठीक ही है। एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर अगेन कनेक्ट होकर देखो, फिर क्या पता ठीक हो जाए। जिसके अगर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके सबको हटाओ, और मैं यहाँ पे जाके क्रॉ का ही कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जिसकी मैं ये ओपन करता हूँ। ठीक है, crosssecurity.com, ये क्रॉ की खुद की प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है, बट अब ये स्टैटिक आईपी पे चल रही है, इसका डेटाबेस वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी काम की नहीं है अभी। इफ अगर मैं यहाँ पे जाके इस वेबलाइजर दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनजिनिक्स। एनजिनिक्स किस लिए काम में आता है, एनजिनिक्स का काम क्या होता है, ये कैसा आंसर था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि वो स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर पाता है। सर इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल होता है। क्या चीज़, फिर वो वाली बात है, तो वही हो गया ना, एक इक्वल टू एक क्यों होता है, क्योंकि एक तो एक के बराबर ही है। उसका लॉजिक क्या है कि एनजिनिक्स से तुम्हारा एक पर्टिकुलर एक इस तरीके की वेबसाइट्स को चलाने के लिए बेटर रहता है। मैंने ये चीज़ पूछी है, एक लॉजिक चाहिए मेरे को। एनजिनिक्स हमारी प्रॉक्सी होती है, प्रॉक्सी और वीपीएन। जब भी तुम कोई सीटीएफ के थ्रू किसी मशीन को अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हो, तुम वीपीएन के थ्रू ही करते हो, राइट।
वही काम हमारा एनजिनिक्स करता है। ठीक है। इफ अगर एनजिनिक किसी सिस्टम में लाइक एक स्टैटिक वेबसाइट के अंदर नहीं डाला जाएगा तो एक वेबसाइट खाली एक ही सिस्टम पे होस्ट होकर रह जाएगी, उसको बाहर लाइक वर्चुअली कोई ओपन नहीं कर सकता। जिसके भी क्या मैं किसी भी कहीं भी दिल्ली के कोने में बैठ के इस वेबसाइट को चेक कर सकता हूँ। बट अगर मैं एनजिनिक्स हटा दूँ तब मैं खाली लाइक एक राउटर के लोकल एरिया के अंदर इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है। ये नेटवर्किंग का पार्ट है भाई, जो तुमने 6 से 7 महीने पहले पढ़ी होगी। फिर उसके बाद तुम नीचे आओगे, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट, उसके बाद ये सब किसी काम का नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, HTTP 2। ठीक है। HTTP 2 जो हमारा वर्जन डिप्लॉय हुआ था, ये हमारा सर मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज़, सर आपकी वॉइस बहुत लग रही है। वॉइस लैग हो रही है। रुको वाईफाई चेंज करके देखना पड़ेगा मुझे, रुको। हाँ ये वाला वाईफाई तो कनेक्ट ही नहीं है। मैन केबल भी नहीं चल रही शायद। चल नहीं चल रहा वो, राउटर तो ऑन है। अब आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, अब आवाज़ ठीक आ रही है? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। यस सर। ठीक, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इन सबको भूल जाओगे, ये थोड़ा बात की बात है। मैंने मॉड्यूल कहाँ पे ओपन किया था, ये रहा। ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे जाएंगे, ऊपर करेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, HTTP, इन सब चीज़ों के। ठीक है। तो अब अगर हम उसको देखते हैं तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये रहा। ठीक है। सबसे पहला क्या, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर तुम्हारे को ये पता होना चाहिए था कि हमारे पास कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन से पोर्ट किस चीज़ के लिए हेल्प किए जाते हैं, स्टार्टिंग के जो 200 तक पोर्ट होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, बाकी के पोर्ट्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। कभी कभार एक ऐसी चीज़ भी होती है, कुछ ऐसे डिटेक्शन में मिलते हैं कि तुम्हारे पास पोर्ट दिखा रखा होगा SSH का, 22 पोर्ट SSH का, लेकिन उस SSH की सर्विस के ऊपर बैकग्राउंड में कोई और ही सर्विस रन हो रही होती है। ठीक है। तो उस चीज़ को एनिमेट करना भी तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, किस तरह से पर्टिकुलर पोर्ट को हटा के तुम कैसे देख सकते हो कि इसकी एक्चुअल सर्विस कौन सी है। क्योंकि अगर वहाँ पे तुम SSH देख रहे हो और तुमने SSH का एनिमेट कर दिया, तुम्हारे वहाँ पे ओपन SSH मिल जाएगा। अब तुम उसको एक्सप्लॉइट करने भागोगे, बट लेकिन क्या है कि वो एक्सप्लॉइट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि SSH के नाम पे पीछे FTP चल रहा है, राइट। उसके बाद तुम आओगे HTTP और HTTPS पे। HTTP और HTTPS के अंदर छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। ये चीज़ मेरी बात को याद रखना। क्यों? कि HTTP जो था वो HTTP 1 और HTTP 2 तक था। ठीक है। आज भी वेबसाइट्स हमारी HTTP पे भी वर्क करती हैं। अगर तुम किसी मोस्टली वेबसाइट्स को देखोगे तो तुम्हारी HTTP पे वर्क करती है। वो HTTP पे क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर जो कंपनी होती है, तो कंपनी को वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता। वेबसाइट उड़ रही है, आज उड़ रही है, कल उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी सर्विसेज बंद नहीं होनी चाहिए। कभी भी तुमने देखा होगा इसकी इंस्टाग्राम को तुम लोग अपना वो इसमें डेमो ले सकते हो। डेमो किस हिसाब से, इंस्टाग्राम कभी कभी चलता चलता लैग मारने लग जाता है, लैग कभी भी स्टक हो जाएगा, अपडेट हो रहा हो तो अपने आप ही स्विच हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा ऑन करो, री ऑन करना पड़ता है, स्टार्टिंग से ऑन होता है फिर, राइट। वो जो ऑन ऑफ हो रहा है ना, वो इसी के थ्रू हो रहा है कि उसके थ्री वे हैंडशेक जो है TCP के, वो सही से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब क्या है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स कुछ होते हैं, जिसके हमारा पोर्ट नंबर 21 और 22 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 21 पोर्ट बंद रहेगा तो 22 पोर्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते, 22 बंद रहेगा तो 21 को भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि 22 पोर्ट किसका होता है, SSH का। SSH किस लिए यूज़ में लिया जाता है, रिमोट रिमोट कोड के लिए लिया जाता है। ठीक है। उसमें दो कीज़ बनती है, RSA और DSA। RSA DSA बनती है ना, DSA का क्या काम होता है, फिर RSA का क्या काम होता है? सर आर एस प्राइवेट की वो होती है ना, पब्लिक की प्राइवेट की। ठीक है। और DSA की किस लिए यूज़ होती है? DSA की करना है। DSA की तुम्हारी कनेक्शन स्टेबल करने के लिए यूज़ की जाती है।
ठीक है, वही एग्जैक्ट सेम काम, सेम वर्किंग, सेम चीज़ तुम्हारी इसके अंदर होती है, एसएसएच और एफटीपी के अंदर। अगर तुमने 21 से एफटीपी का कनेक्शन ले लिया बट लेकिन तुम्हारा 22 पोर्ट बंद है तो तुम उससे डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारा एसएसएच कनेक्शन लेते टाइम तुम्हारा 21 पोर्ट बंद है तो तुम एसएसएच कनेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि तो कभी भी देखा होगा 21 और 22 दोनों साथ चलते हैं, नहीं तो साथ ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसके अंदर मेजर मेजर सबसे बड़ा मेजर क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर हमारी एक वल्नरेबिलिटी आती है, इट इज़ कॉल्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग। ठीक है, वो हमारी होती इस पे भी है, HTTP 2 पे भी होती है वो, बट लेकिन क्या है कि इस पे करना बहुत बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी इन द सेंस कि लाइक सिर्फ दो तीन चीज़ें एप्लीकेबल करनी पड़ती है कि कंटेंट लेंथ देखना, ये सारी चीज़ें देखना होता है, बाकी वो अपना भी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि HTTP के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि अब मैं तुम्हारा इस चीज़ को दिखाऊँ तो जूम क्यों नहीं हो रहा। देखो, सबसे पहला होता है हमारा गेट मेथड, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला मेथड हमारा गेट होता है। ठीक है, गेट क्या करता है, हमारा डेटा लेके आता है। ठीक है, गेट बेसिकली क्या है कि गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे तुम वेरियस वल्नरेबिलिटीज ट्राई नहीं कर सकते। लाइक अगर तुम सी एस आर एफ ट्राई कर सकते हो, गेट गेट के उस पर तुम CSRF ट्राई कर सकते हो, SSRF ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा एक्सेस होता है वो सारा का सारा तुम्हारा पोस्ट मेथड के ऊपर लगा होता है। क्यों, उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि जब तुम पेलोड होता है तुम अंदर स्टोर करा रहे होते हो या फिर उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हो। जब तुम उसको स्टोर या रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हो ना, तुम्हारे को उसके अंदर मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा होता है हेड रिक्वेस्ट। हेड रिक्वेस्ट किस लिए काम में आती है? हम्म, क्या? जोर से बोलो भाई, आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, पोस्ट देखो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन हमारी यूजेबल पो है, पहली ये है गेट, दूसरी है पोस्ट, उसके बाद है डिलीट, उसके बाद है ऑप्शंस। ऑप्शंस एक इकलौती ऐसी कॉल है जो अपने अंदर एक वल्नरेबिलिटी लेके चलती है। क्यों, अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर सेशन के ऊपर ऑप्शन डाल देते हो ना, और वो रिफ्लेक्शन के अंदर तुम्हारे को ऑप्शंस दे देती है कि तुम गेट पोस्ट पोस्ट डिलीट क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो वो एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसको हम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बोलते हैं। क्योंकि यूज़ एक वल्नरेबिलिटी से हम ये पता कर सकते हैं कि उस सेशन के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें भेज सकते हैं, कौन कौन से रिक्वेस्ट लगा के उसमें हम डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, डेटा वहाँ से फैच करवा के लेके आ सकते हैं। ठीक है, ट्रेजर पैच किसी काम की नहीं है, इन सबको छोड़ दो। क्या चीज़? नहीं, फ्लैग बेसिकली क्या होता है, सिंक्रोनाइज। अब क्या है कि HTTP का खुद का एक सेपरेट हेडर होता है। ठीक है, अगर तुम TCP हेडर्स देखोगे, सब जगह का हेडर्स देखोगे तो फ्लैग होता है, हमारा अर्जेंट फ्लैग हो गया, चेकसम होता है, प्रॉपर एक हेडर होता है 32 बिट का, जो अलग अलग पार्टीशन के अंदर बटा होता है। इसके अंदर सोर्स, कोई नहीं कोई नहीं, इसके अंदर तुम्हारी सोर्स IP होती है, डेस्टिनेशन IP होती है, फ्लैग्स होते हैं, चेकसम होता है, विंडोज़ की कितनी बिट बटेंगी, लाइनक्स की कितनी बिट बटेंगी, सोर्स के अंदर तुम्हारा कितना डेटा जाएगा, कितना डेटा फ्लो के जाएगा। जो तुम्हारा OSI मॉडल बनता है ना, लाइक फिजिकल फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क लेयर, इस तरीके तो डिफाइन होती है पूरी की पूरी, वो तुम्हारी पूरी की पूरी एक TCP हेडर के ऊपर डिफाइन होती है। तो उसी तरीके से इसका भी खुद का सेपरेट हेडर होता है, IPv4 का भी खुद का सेपरेट हेडर होता है। तो तुमने देखा ना V वर्जन 4 लिखा जो होता है, उसकी बिट की वैल्यू पता है कितनी होती है? उसकी भी खुद की एक सेपरेट वैल्यू होती है, इसलिए IPv4 के अंदर वो डिफाइन होता है। क्योंकि एक IPv का जो पर्टिकुलर हेडर होता है वो तुम्हारा लाइक 32 बिट के बाइट या बिट के अप्रॉक्स का होता है। ठीक है, उसके अंदर भी पर्टिकुलर जो तुम वर्जन देखते हो ना, उस वर्जन की भी एक जगह होती है उसके अंदर, कि वो जगह जितनी बिट की होगी वही बिट जाके आगे ले जाके उसकी IP डिफाइन करेगा कि इसकी IP क्या बनेगी। ठीक है, एक हेडर ही सारी चीज़ें होती है एक रिक्वेस्ट के अंदर, अगर हेडर नहीं होगा तो चेक नहीं हो पाएगा, चेकसम का कोई काम नहीं बचेगा, हैश का कोई काम नहीं बचेगा, सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएगी। वो तो फिर UDP वाला काम हो गया, उठायर पटका। सर अगर 21 होता है हम्म, और 22 क्लोज है, मतलब 22 सो ही नहीं कर रहा, हम्म, तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नहीं, बट उसमें FTP एनॉर्मस था, लॉगिन हो रहा था, लॉगिन हो रहा था, कुछ दिखा रहा था, पैसे मोड। लॉगिन तो हो जाएगा क्योंकि वो 21 पे चल रहा है, बट लेकिन तुम उसके अंदर से डेटा ट्रांसफरेशन वाली चीज़ें नहीं कर सकते। क्यों? चाय दी नहीं आपने, मैं पीऊँगा कहाँ से कब? चाय आप खाते? अरे भैया, शर्मा लो तुम। जबरदस्ती।
मेरी नहीं है ये आपने नहीं, नहीं नहीं मैंने नहीं, आप चले जाए कोई बात नहीं भैया, मैंने जूस पी लिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। अब देखो, ये देखो ये रहा तुम्हारा एक हेडर। हाँ भाई देखना पड़ेगा, 78% हुआ है सर। लगा हाँ ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा एक तरीके का IPv वर्जन 4 का हेडर है। ठीक है, अगर इसमें को ओपन करता हूँ, एक मिनट गलत ओपन हो गया। इस चीज़ को याद रखना, आगे बहुत काम आएगी टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि जब तुम नेटवर्क पेन टेस्टिंग करोगे तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अंदर तुम्हारी यही चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि तुम पर्टिकुलर देखो क्या यहाँ पे वर्जन आ गया, पूरा का पूरा देखो डेटा सेट आ गया, यही तुम्हारा ये देखो पूरे 65,515 पोर्ट्स आ गए, 35 ही है। ठीक है, बट लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो तुम्हारे चलते हैं, ये क्या है, पूरा का पूरा तुम्हारा बाइट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है ये रहा। अब तुम्हारी यही पर्टिकुलर चीज़ें एक IP डिफाइन करेगी, एक IPv6 डिफाइन करेगी और IPv4 डिफाइन करेगा। ठीक है, अब ये देखो सर IPv6 में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा नहीं होना, ज़्यादा बिट्स के। ज़्यादा बिट्स। अब देखो वर्जन का खुद का सेपरेट एक कॉलम है, कितना है, 0 से लेके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4। 4 बिट्स का प्रॉपर एक वर्जन बनता है हमारा IPv वर्जन 4 का। ठीक है, IHL हो गया हमारा 4 से लेके 8, इसका कितनी वर्जन हो गए हमारे टोटल 4। 4 और 4 मिलके हमारे एक 8 बिट का प्रॉपर एक सेगमेंट बन गया। इस तरीके से पूरी की पूरी एक IP जाती है, ये OSI मॉडल से पहले की नॉलेज है जो एक नेटवर्किंग के अंदर लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर तुम्हारे को ये नहीं आता होगा तो तुमको ये नहीं पता कि जब एक IP अपने साथ कोई पैकेट लेके जा रही है तो वो एक्चुअली में लेके कैसे जा रही है। अब तुम खुद सोचो, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 डिफाइन कैसे हो रही है। इसी से अगर तुम्हारे को किसी चीज़ के ऊपर पेन टेस्टिंग करनी है तो Nmap के अंदर एक कमांड होती है, जब तुम मैक बोल रहा हूँ सॉरी, तुम राउटर स्पूफ कर सकते हो। कभी ट्राई किया कमांड? Nmap के एक कमांड होती है, इसके तुम सिस्को के राउटर्स को स्पूफ कर सकते हो। जिससे क्या होगा, यहाँ से IP उठेगी, सिस्को के राउटर पे जाके कॉल होगा, सिस्को के राउटर से जाके एक्चुअल वेबसाइट के अंदर कॉल होगा। जिससे कि क्या होगा, एक क्लियर डिटेक्शन मिलेगा पूरा का पूरा। जो तुम्हारा पर्टिकुलर सिस्को का राउटर है, तुम्हारी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, यहाँ से उठेगी कॉल, यहाँ जाएगी, हमारी एक्चुअल IP छुपी रहेगी, किसी को नहीं पता हमारी एक्चुअल IP है क्या। तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आती है हमारे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे को कौन से क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं IP नहीं, कौन सी क्लास की IP यूज़ करनी है, स्पूफ कौन सी क्लास की IP करनी है, सिस्को के राउटर्स की IP स्टार्ट किस तरह से होती है, डिफाइन किस तरह से होती है, जब तक तुम लोग उसको एक IP स्पूफ नहीं कर सकते। स्पूफिंग सर, मतलब एक तरीके से IP को, दूसरी दिखाना हो। हाँ ये चीज़ मान लो कि लाइक तुम्हारी IP कुछ और है और तुम वहाँ कुछ और दिखाना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल नेटवर्क के अंदर जब तुम पेन टेस्टिंग करने जाओगे तो वहाँ पे तुम अपने खुद के सिस्टम से कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एडमिन पैनल है, तुम लोग उसको इस पोर्टल से ओपन ही नहीं कर सकते, वो यहाँ पे ओपन ही नहीं होगा। वो ओपन कहाँ पे होगा, इकोगनिटो मोड पे। इकोगनिटो मोड कैसा होता है, वहाँ पे नहीं तुम कोई एक्सटेंशन चला सकते, न वहाँ पे तुम कोई टूल चला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऑडिटिंग का पार्ट होता है। जब भी तुम किसी, क्योंकि क्या है, कंपनी में ज्वाइन तो हो गए हो, जब भी किसी कंपनी के थ्रू ऑडिट करने जाओगे ना, तो तुम्हारे को कुछ नहीं देंगे वो लोग, बोलेंगे आपको जो करना है कर लो, IP एरी। तुम लोग क्या करोगे, यहीं पे ओपन करते करते रह जाओगे, यहाँ से ओपन ही नहीं पाएंगे उसको। हर एक राउटर पे कभी कभी क्या होता है कि वो लोग गूगल का एक्सेस बंद करके बिंग को एक्सेस ओपन कर देते हैं, बाइडू का एक्सेस ओपन कर देते हैं कि खाली तुम बाइडू के अंदर ही पर्टिकुलर IP ओपन कर सकते हो, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक चीज़ का उठा के सेपरेट
पूरी चीज़ें देखी जाती है कि लाइक तुमने वेबसाइट क्रोम पे ओपन करी, फायरफॉक्स पे करी, बाइडू पे करी, ब्रेव पे करी, एक हर किसी के एक इनकोग्निटो मोड पे ओपन करी, जिसके एक टूल है हमारे पास सबलिस्ट 3R, सुना है? सबलिस्ट 3R वो क्या करता है, सब डोमेन्स फाइंड करता है। ठीक है, अब वो जब तुम चलता है, तुमने उसकी वर्किंग देखी है कि वो सब डोमेन्स फाइंड कैसे कर रहा है। ट्राई करके देखिए सारे एक्सटेंशन उठाता है वो, यहाँ तक कि वायरस टोटल भी उठाता है वो, क्योंकि वायरस टोटल हमारा एक सब डोमेन एन्यूमरेशन का टूल है। ठीक है, वो इसीलिए ही उठाता है कि कभी कभार वेबसाइट्स के जो यूआरएल्स होते हैं वो दूसरी वेबसाइट्स पे एक्स्ट्रा होते हैं, पर्टिकुलर इस पोर्टल पे कुछ कम होते हैं, इसलिए वो सबके उठा के सबके ट्राई करता है। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ, ये तुम लोग पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये CCNA का पार्ट है, नॉर्मल नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है। ऐसे नहीं आएगा क्या इसमें? चलो यार बाद में भेजता हूँ, पता नहीं क्या है। ड्राइव बना लेना, ड्राइव ऐसे ही लोग डिलीट कर देते अरे, अलग ही ड्रामे है यार इन सब चीज़ों के। ठीक है, क्या चीज़? डिलीट मत कर देना नहीं नहीं भाई, क्लास होने के बाद मैं कुछ भी डिलीट नहीं करता। नहीं नहीं भाई देख, रिकॉर्डिंग के अंदर ही देख लेंगे ना, इस रिकॉर्डिंग ये रहा भाई देख, सारा स्टोर हो गया, ये रहा सारा स्टोर है। एक ही स्क्रीनशॉट में। हाँ, टोटल सब कुछ स्टोर कर देता हूँ मैं। सर हाँ भाई, बोलो। सर आप इसमें रियल टाइम पेन टेस्टिंग करवाओगे? भाई तुम समझ पाओगे अगर मैंने करा दी तो? पहले यस सीख सर। तो लो कि होती कैसे हैं। अरे वही मतलब सर कि मतलब इसके बाद पहले सीख लो कि होती कैसे है, क्या होता है, किस तरह से होता है, स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, उसके बाद करेंगे वो सारी चीज़ें। वही बता रहे हैं सर, उसके बाद करेंगे मतलब। हाँ, इसके बाद करेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल फिर इसमें कुछ भी ओके नहीं सर। है, प्रॉपर नॉर्मल है। अब क्या है, HTTPS हमारा, HTTPS क्या है, हमारा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो दो चीज़ों में वर्क करता है, पहला हमारा होता है SSL, दूसरा होता है हमारा TLS। और जो बेसिकली हमारा SSL होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, मैंने MS पेंट खोला था। अब ये देखो, ये क्या हमारा एक SSL सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब जो एक SSL सर्टिफिकेट होता है, एक पैकेट के हेडर के ऊपर लग के जाता है, कॉल हमारी HTTP ही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो तुम्हारे इसके अंदर S लग रहा है ना, वो एक SSL सर्टिफिकेट लग रहा है, जो तुम्हारी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हेल्प में लिया जाता है। इंटीग्रिटी मतलब OSI की प्रॉपर एक लेयर बनी, सारे पैकेट्स एक जगह जनरेटेड हुए। ठीक है, उसके आगे एक हेडर होता है, राइट, उस हेडर के आगे एक और हेडर एज अ सर्टिफिकेट उसमें ज्वाइन होगा। जो सर्टिफिकेट उसमें ज्वाइन हुआ है, वो सर्टिफिकेट उस पूरे के पूरे पैकेट की इंटीग्रिटी चेक करता हुआ लेके जाएगा कि इस पैकेट के अंदर कोई चीज़ चेंज तो नहीं हुई है। SSL ऐसे एक वेबसाइट के प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, पैकेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। SSL इज लाइक कि सिक्योर प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है, तो भी मैंने SSL कुछ भी नहीं है। क्यों? अब देखो, तुम्हारे को एक SSL सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, SSL नहीं है वो, बॉब सूट का CA सर्टिफिकेट ही है। ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे को क्लियर दिख जाएगा कि क्या है, कैसा नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट होगी तो उसमें वहाँ चले जाना, सिक्योर सर्टिफिकेट में जाके वो दिखा देगा। बहुत सारे होते हैं, इसमें क्या है बताना ही। देखो, पब्लिक की किस लिए यूज़ की जाती है? पब्लिक की यूज़ होती है इंटरेक्ट करने। क्या बताओ भाई, पब्लिक की किस लिए यूज़ की जाती है? इंटरेक्ट करने के लिए इनक्रिप्शन में यूज़ होती है, डिक्रिप्शन में यूज़ होती है? इनक्रिप्शन में यूज़ होती है। ठीक है, अब देखो पब्लिक की है पूरी की पूरी, यहाँ पे ये क्या करेगा, पूरा का पूरा हेडर तुम्हारा इनक्रिप्टेड करता हुआ लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैकेट तुम्हारा इनक्रिप्टेड करता हुआ लेके जाएगा।
ठीक है, बट लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पे आता है वो आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का। इट इज़ कॉल्ड TLS। जो तुम्हारा पूरा का पूरा एक SSL सर्टिफिकेट होता है, वो तुम्हारा हैश लेके जाता है अपने साथ, इंक्रिप्शंस लेके जाता है अपने साथ, ठीक है, कुछ चेकिंग मैकेनिज्म्स लेके जाता है अपने साथ, एक पब्लिक की लेके जाता है अपने साथ, पब्लिक की जो जनरेट हो चुकी है उसका एल्गोरिदम अपने साथ लेके जाता है, ठीक है, और उसके नीचे उसका प्रॉपर पैकेट का जो डेटा होता है वो सब तो जाता ही जाता है, ठीक है। ये चीज़ें सारी एक SSL सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाएगा, कैरी करके लेके जाएगा। लेकिन जो हमारा TLS होता है, TLS क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। जो तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है, ये क्या करता है, जो तुम्हारा पैकेट जो वहाँ पे जनरेट हो रहा है, पैकेट इन द सेंस कि जो इसके पीछे का जो पैकेट है, अब उसको भी तो इंक्रिप्शन लगानी पड़ेगी उसके अंदर, तो वो ये इंक्रिप्ट करता है पूरे के पूरे सेशन को। इसका कुछ काम नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, सर्टिफिकेट जनरेट किया, इसकी बीच की इंटीग्रिटी चेक करी, एक हैश जनरेट कराई, हैश जाके सर्वर पे चेक करा दिया, पब्लिक की थी, प्राइवेट की हमारे सर्वर के अंदर स्टोर्ड है, सर्वर ने उस प्राइवेट की हेल्प से प्रॉपर TLS की हैश तोड़ी, सॉरी TLS की इंक्रिप्शन तोड़ी, डिक्रिप्ट किया, चेक किया, वापस भेजा, एक प्राइवेट की हमारे इस ब्राउजर के अंदर रखी हुई है, इसने उस पर्टिकुलर पैकेट को पूरा का पूरा डिक्रिप्ट किया और हमारे को हमारे एप्लीकेशन पे शो करा दिया। ये होता है एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो SSL और TLS काम करता है। देखो मैं बताता हूँ, मान लो ये तुम्हारा वो है डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। अभी जो तुम्हारा डेटाबेस सर्वर है ये क्या करेगा, ये तुम्हारा SSL सर्टिफिकेट है, ये तुम्हारा TLS सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये दोनों कंबाइंड होके जाते हैं। अरे जो हमारा सेशन का डेटा होता है ना, लाइक मान लो मैंने उसमें कोई भी यूज़र ID पासवर्ड डाले, ठीक है, जो तुम्हारे यूज़र ID पासवर्ड डल रहे हैं ना, वो इनक्रिप्ट जो हो रहे हैं, वो TLS उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। SSL क्या कर रहा है, बस आगे हेडर के लग रहा है, और बस उसके साथ जब फ्लो होता है तो हैशेज उसके अंदर होते हैं, और हैश किस लिए काम यूज़ किया जाता है, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसको लाइक उस हैश के अंदर से कोई चीज़ मिस तो नहीं है, कोई चीज़ उड़ तो नहीं गई, कोई चीज़ ऐड एक्स्ट्रा ऐड तो क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है दोनों मैकेनिज्म तुम्हारा MITM अटैक को बचाने के लिए किए जाते हैं। की पहले तो एन्क्रिप्ट कर देती है और हाँ। जब वहाँ जाके वो TLS के साथ वो कंबाइन हो जाती है, और जब वो वहाँ तक पहुँचती है एंड यूजर तक, तब वो जाके पब्लिक की से वापस से उसको डिक्रिप्ट प्राइवेट की से प्राइवेट की से। ठीक है, अब समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ये एक SSL का पूरा वो है कि SSL एक्चुअली में काम कैसे करता है। सर ये दोनों जो रहते हैं ना सर्टिफिकेट, ये आगे रहते हैं, डेटा पीछे रहता हाँ, नहीं, जो TLS है ना वही डेटा है। है, ये डेटा है। हाँ, क्यों, क्योंकि वो इनक्रिप्ट कर रहा है उसको, हो सकता है कि SHA 256 में कर रहा हो, लाइक किसी में भी कर रहा हो, बहुत सारी है। वो इसके ऊपर है कि तुम कौन से TLS का वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर तुम डालोगे कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ TLS, तो तुम्हारे को TLS का लेटेस्ट वर्जन दे देगा, लेकिन तुम्हारे को ये नहीं बताएगा कि इसके अंदर कौन से टाइप की इंक्रिप्शन यूज़ हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर वही बता दे तो इजीली एक्सप्लॉइट हो जाएगा फिर वो। हाँ पर तो तुम प्रीवियस वर्जन का देखोगे तो प्रीवियस वर्जन का तुम्हारे को बता देगा कि प्रीवियस वर्जन में कौन सी इंक्रिप्शन यूज़ हो रही थी। चला गया है। हाँ, क्योंकि वो चला गया, एक्सप्लॉइट आ गया, एक्सप्लॉइट भी हो गया। समझ में आ गया पूरा। HTTP की वर्जन जरूरी है क्या पढ़ना? HTTP के वर्जन बेसिकली क्या है कि HTTP नहीं, मतलब क्या क्वेश्चन। रियल एनवायरनमेंट में जब कंपनी में 3 वर्जन है, हाँ वो भी जरूरी है। हाँ, पर रियल एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं कंपनीज में, तो वहाँ तो HTTP पे ही वर्क करता था। नहीं, HTTP पे करना। एसबी तो करता है तो ज्यादा SB करता है और HTTP भी करता है। दोनों करता है, हाँ। ज्यादा ऐसे ही करता है। नहीं, तो एक रीज़न बताता हूँ क्या है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि कंपनी का जो बिजनेस होता है वो कभी ठप नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस बेस्ड कंपनीज में कभी ठप नहीं पड़ना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, HTTP भी वेबसाइट वर्क करवाते हैं, HTTP SP भी करवाते हैं। क्या होता है कि जो एक वेबसाइट की माइक्रो सर्विसेज होती है, क्या होती है, सर्विस के अंदर एक सर्विस है, जैसे कि क्या है, Crow.in की वेबसाइट है, उसके अंदर क्या है कि ये मॉड्यूल्स हमारे पास जो मॉड्यूल्स है ना, वो सारे उसकी माइक्रो सर्विसेज है एक वेबसाइट की। तो इफ़ अगर कोई भी एक माइक्रो सर्विस खराब होती है तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस पूरी वेबसाइट के ऊपर अगर आया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, और ये लॉजिकल ही आंसर है, यही होता है। इसीलिए HTTP और HTTPS दोनों यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है, ताकि वेबसाइट अगर एक साइड से उड़ी है तो दूसरी साइड से अप्रॉक्स चलती रहे। HTTP का भी कौन सा वर्जन रनिंग में सर? HTTP का 3 है शायद, HTTPS 3 मतलब पैरेलल पे HSTC। चलती है ना, इन केस अगर HTTPS पे से अगर कुछ उड़ जाता तो HTTP की वर्क हाँ, लग जाती है। HTTP की वर्क करने लग जाती है। और कभी कभार तो कुछ कुछ पेजेस HTTP पे ही वर्क होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल बेकार पेज कोई काम नहीं होता वो HTTP के ऊपर वर्क करते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आता है हमारा OWASP टॉप 10। ये एक तरीके से क्या, हमारा प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो मोस्टली वेब वल्नरेबिलिटीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब क्या है, ओनली OWASP टॉप 10 ही नहीं है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर। तुम्हारे पास इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत सारे इन द सेंस। सबसे पहला तुम्हारा OWASP टॉप 10 ही आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेंस आता है, सेंस टॉप 20 और 25 ऑफ 25, देन ISO, देन NIST। NIST जो होता है ISO का अपर वर्जन होता है, ठीक है। NIST की वल्नरेबिलिटीज़ कर ली तो ISO की वल्नरेबिलिटीज़ सारी हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा PCI DSS आता है, देन HIPAA तो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे तुम्हारा मेडिकल सेक्टर होगा। नहीं 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 नहीं, मेडिकल सेक्टर, IoT, हेल्थ केयर में होता है HIPAA यूज़। PCI DSS तो बैंकिंग में यूज़ होता है। हाँ, HIPAA तो उसमें यूज़ होता है, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटैलिटी के अंदर। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर जो तुम्हारा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक ICSS कार्डा भी होता है, या IoT में। एक IoT SCADA भी होता है। सर एपीआई टॉप 10 भी होता है ना? क्या चीज़? सर एपीआई टॉप 10? API टॉप 10 तो प्रॉपर मॉड्यूल ही अलग हो गया ना, हम तो वेब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। PCI DSS तो वो भी तो एक फ्रेमवर्क होता है, वेब का नहीं होता है वो? एक मिनट, आप मेरे को एक काम करो, मैसेज भेजो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर माइटर भी आता है। माइट्री अटैक फ्रेमवर्क होता है, वो ब्लू टीमर्स के लिए होता है। माइक उसमें क्या होता है, हर एक टैग, लाइक सॉरी, हर एक चीज़ होती है कि ये अटैक परफॉर्म होगा तो कैसे कैसे किस किस तरह से होगा। हाँ, उसका पाथ, टैक्टिक्स TTP होती है प्रॉपर उसके अंदर। हाँ, TTP प्रॉपर होती है। हाँ, वो तो फ्रेमवर्क है ही, API तो प्रॉपर फ्रेमवर्क है। क्या होता है कि API टेस्टिंग अलग ही है बिल्कुल। ब्लू टीमिंग्स के लिए यूज होता है, रेड हाँ, रेड टीमिंग के लिए कहाँ यूज़ होता है, जब एक बिगिनर को पता नहीं होता ना तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी किसी अटैक करने की, तो तब जाके वो माइट्री अटैक फ्रेमवर्क पड़ता है। मतलब वो तो एक कंपनी के लिए है कि वो कैसे अपने डेटा को सेव कर सकेगा। वो कंपनी के ऊपर है कि वो कैसे सेव करेगी। उसमें मैथोलॉजीज बताता है, उसमें ये नहीं बताता कि पर्टिकुलर की कमांड क्या क्या रन कर रही है। हर एक हैकर की हैक करने की खुद की अपनी सेपरेट मेथोडोलॉजी होती है, मेरी भी खुद की अलग है, सबकी अलग होती है। कोई कुछ लाइक किसी को पसंद है कि वो सीधा वेबसाइट के ऊपर ही स्कैनिंग करना, मेरे को नहीं पसंद वेबसाइट के ऊपर स्कैनिंग करना। वेबसाइट पहले पढ़ता हूँ, पूरी वेबसाइट का एक एक सिंगल कीवर्ड पढ़ता हूँ, उसके बाद उसकी स्कैनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। 4 दिन तो पढ़ने में लग जाते हैं, 5वें दिन स्कैनिंग स्टार्ट होती है। अब तुम किसी वेबसाइट की तुमने प्रिवेसी पॉलिसीज पढ़ ली, सारे लॉ पढ़ लिए, तो तुम्हारे को तो पता ही है ना कि यहाँ पे अगर ये टैप करूँगा तो ये बटन कहाँ जाके एग्जीक्यूट होगा। छोटी सी बात है, पहले किसी चीज़ को उड़ाने के लिए समझो कि वो उड़ेगी कैसे, अगर वो नहीं समझोगे तो उड़ा नहीं पाओगे उसको। ठीक है, हाँ, चलो। अभी तक आए नहीं है दूसरे वाले, पुराने वाले ही हैं सारे के सारे। अभी आएंगे भी नहीं, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नवंबर दिसंबर तक आएगी। नहीं आएंगे भाई। क्या तो नेक्स्ट अभी तक वल्नरेबिलिटी का वो पूरा नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली वल्नरेबिलिटी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन, इनसिक्योर डिज़ाइन। इसके अंदर से देखो, मैं तुम सबको एक चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ याद रखना, क्योंकि मैंने तुम में से किसी का नाम वाम कुछ नहीं पूछा, तो ये चीज़ कुछ समझ जाना। ये वाली वल्नरेबिलिटी ठीक है, ये ठीक है, एक ये इंजेक्शन, इनसिक्योर डिज़ाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस, ऑथेंटिकेशन फेलियर, सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, और बस ये जिन वल्नरेबिलिटीज़ का मैंने नाम लिया, सिर्फ वही ये वल्नरेबिलिटी वही सीख पाएगा जिसको प्रोग्रामिंग आती है। इसको प्रोग्रामिंग आती है। लैंग्वेज कौन सी जो
HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, पाइथन, C और C++ आपको सारी आती है सारी फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सर आपने बीटेक वगैरह कभी BA का स्टूडेंट हूँ। क्या सर? सर पढ़ा है कुछ से आप? तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी मुझे सर इंटरेस्ट तो नहीं बहुत है। डीप में भी पढ़ना पड़ता है क्या ये लैंग्वेजेस जब तक तुमको यही नहीं पता होगा कि वो जो कोड बैकएंड में डल रहा है वो कोड है किस चीज़ का, हाँ सर उसके फंक्शंस क्या काम करते उसके फंक्शंस क्या काम कर रहा है। मान लो वहाँ पे HTML इंजेक्शन है, तुम जावास्क्रिप्ट के कोड मार रहे हो। हैं? सर एक टाइप से कोड पढ़ना आना चाहिए। कोड पढ़ना आना चाहिए पूरा का पूरा। पूरा सीख सकते हैं ना हम। हाँ तो मैं BA के स्टूडेंट ने सीख लिया यार, तुम लोग नहीं सीख पाओगे। पढ़ने में भी बहुत मजा रही थी, सिंपल ये थोड़े छोटे पाइथन के नहीं भाई, छोटे कोड नहीं होते, बड़े बड़े कोड होते हैं। बड़े होते इसके एक एग्जांपल कोड मैं दिखाता हूँ। पाइथन के बहुत पढ़ बेटे के एग्जांपल कोड दिखाता हूँ तो चल जाए, उड़ ना जाए। पाइथन C++ ये तीनों तो पढ़ लूँगा। असेंबली का पाइथन C++ पढ़ेगा ना कंफ्यूज हो जाएगा। अरे असेंबली का ठीक भी है। कोड पढ़ लूँगा। तो अब सबसे पहली वल्नरेबिलिटी हमारी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब ये क्या होती है, हमारा आइडोर वल्नरेबिलिटी होती है जो हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि जब पर्टिकुलर जो वेबसाइट के एक्सेस हैं उन सबको ब्रेक कर देना। ठीक है, दो तरीके से होते हैं ये। पहला होता है यूज़र टू यूज़र, दूसरा होता है यूज़र टू एडमिन। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में दो एडमिन होते हैं, नॉर्मल एडमिन होता है, एक सुपर एडमिन होता है। लेकिन जो एलिमेंटर वेबसाइट होती है उसमें सिंगल एक ही एडमिन किया जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, तुम वर्डप्रेस का एक बिल्कुल छोटा सा एडमिन पहले ढूंढ लेते हो, तुमको लगता है कि एडमिन मिल गया, लेकिन वो एडमिन मिलता नहीं है। वो तो वो होता है जो किसी भी लाइक जो बनवाने देता है उसको दे देता है कि ले तो इसको चला ले। एलिमेंटर जब प्लगइन्स यूज करते हैं तभी ना, हाँ, उसमें तो मेन होता है। 2-3 एडमिन बनते हैं उसके अंदर, जबकि एसक्यूएल के अंदर भी तुम्हारे 4 एडमिन होते हैं। एसक्यूएल ही पढ़नी पड़ेगी। एसक्यूएल के अंदर तुम्हारे 4 एडमिन होते हैं जो कि प्रॉपर एसक्यूएल संभालते हैं। और जो हायर प्रिविलेज का एसक्यूएल जो तुम्हारा पर्टिकुलर उसका एडमिनिस्ट्रेटर पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो उसका एडमिन होता है वो पूरा का पूरा एसक्यूएल सर्वर संभालता है, जिसके हाथ में सारे डेटाबेस आते हैं, सारे कंप्यूटर आते हैं, सारी वेबसाइट्स आती है, सारे प्राइवेट डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, रिस्ट्रिक्टेड डेटाबेस सारे आते हैं। ठीक है, एसक्यूएल भी सीखनी पड़ेगी, अभी से पढ़ने लग जाओ, क्योंकि जब एसक्यूएल पे लेके जाऊंगा तो उस दिमाग के ऊपर सब कुछ जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब जब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, कौन सी लैंग्वेज पहले तो HTML सीखो, 5 घंटे की लैंग्वेज है। फिर CSS सीखो, उसमें 1 दिन लगेगा। तो मतलब ये पढ़ना है टैक्स बनाना और हेडर को बॉडी को मतलब मैनेज करना, वो सारा ये तो हाँ, स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा। स्ट्रक्चर मैनेज करना होता है। HTML सीखो, फिर CSS सीखो, बूटस्ट्रैप मन करे तो सीख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है उसकी। जावास्क्रिप्ट में कम से कम 1 साल लगेगा, जावास्क्रिप्ट? कम से कम 1 साल। हमारे 6 मंथ के कोर्स में भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, वरना गाली दे देगा। ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, आइडोर हमारी एक वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, जो क्या करते हो हम यूजर्स को स्विच कर सकते हो उसके अंदर। लाइक नॉर्मल यूजर टू एडमिन जा सकते हैं, लाइक नॉर्मल यूजर टू नॉर्मल यूजर जा सकते हैं। ठीक है, अब आइडोर हमारे 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि तो यूआरएल को दूर करके जो आईडी वाईडी चेंज कर। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं भाई, MS पेंट कहाँ गया। ठीक है, अब क्या होता है, जो तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली URLs जनरेट होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, HTTPS लाइक जैसे कि मान लो कुछ भी crod.in/id=1। ये जो id=1 तुम्हारा है यहाँ पे, ये क्या काम करता है, ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे यूजर्स को बताता है कि यहाँ इसके अंदर ये यूज़र है। ठीक है, एक तरीके से यूज़र ID बोल लो, ग्रुप ID बोल लो, कुछ ही बोल लो इसको। ठीक है, पहला URL हमारा ये होता है। दूसरा URL हमारा बनता है https://crod.in/=कोड इक्वल टू, वहाँ पे कोई भी रैंडम जनरेट कोड जनरेट हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तीसरा जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा टोकन। कोई भी टोकन जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला एक्सप्लॉइटेबल है इजीली, और एक ये वाला एक्सप्लॉइटेबल है इजीली। टोकन तो बदलता रहता होगा ना, कैसे होगा इजी?
ओके, मेरे को लगा किसी ने हैंड रेस किया। हाँ, क्या चीज़? तो चेंज होता रहता होगा ना, फिक्स थोड़ा ना तो बट लेकिन पर्टिकुलर रूट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं program? रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की हाँ 0। हाँ, तो जीरो तो डलेगा फिर यहाँ पे। रूट की वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है। रूट की और यूज़र्स की वैल्यू, अब क्या है कि इसके अंदर तो तुम्हारा टोकन जनरेट हो रहा है ना, वो क्या होता है, मैजिक टोकन्स होते हैं जो कि अंदर जाके उसको ऑथेंटिकेट करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। बैकग्राउंड में वही सेम प्रोसेस ये वाली चल रही होती है। हाँ सर, ये रहता है। क्यों? चेंज हो क्योंकि जाती जब है एक वो। एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट होता है ना, तो हर एक सेपरेट एंट्री का एक खुद का एक कोड जनरेट होता है। तो जब भी तुम किसी अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन एसक्यूएल से फैच करवाऊंगा, तो मेरे को वो कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद मैं फैच करवा सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, यस सर, बोलिए। भाई मैंने तो क्लास स्टार्ट कर रखी थी। नहीं नहीं, स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। कहाँ थे हम लोग? आइडोर टोकन ठीक है। तो टोकन प्राप्त। ठीक है, अब क्या होता है कि जो टोकन हैं आइडो तुम्हारे एक तरीके से ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब मोस्टली तुम्हारे पास ये तीन तरीके ही होते हैं एक आइडोर को फाइंड करने के। पहली चीज़ क्या चीज़? कौन सा माइकॉन? ठीक है, अब क्या है, एक तो तुम्हारा ये आइडोर होता है। ठीक है, अब दूसरा आइडोर क्या होता है ये भी सुनो। मान लो तुम कोई भी फाइल, कोई भी डायरेक्टरी, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट कोई पासवर्ड लॉगिन किए या विदाउट किसी चीज़ को फैच किए वेबसाइट से निकाल सकते हो, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा कोड वाला? सेकंड वाला नहीं हो सकता, मतलब सेकंड वाला होता है, बट लेकिन क्या होता है कि जो तुम्हारा ये जो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ये क्या करता है, क्लाइंट साइड पे खुद से एक रैंडम जनरेट नंबर जनरेट करता है, उस रैंडम नंबर को इसके यूआरएल के पीछे लगाता है, फिर जाके एक आईडी जनरेट करके हमें देता है। इसलिए बोले थे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। पर लेकिन इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है, तुम चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, चाहे तुम आईडी यूज़ कर लो, चाहे तुम ये यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है, वो बेसिकली चलेगा कहाँ से, वो तुम्हारा उसकी आईडी पे ही जाके वर्क करेगा। क्या हो गया? यूजर एंड पे वर्क। हाँ। हेलो, क्या भाई? सर इस पे भी कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस पे? ये सेकंड मतलब मैं समझा नहीं। कोई स्पेसिफिक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आपने बोला ना कोड पे जाके उसमें पीछे से कोड लगाना पड़ेगा। लॉजिक देखना पड़ता है कोड का कि उस कोड का लॉजिक क्या है। कोड कोडिंग लैंग्वेज के जावास्क्रिप्ट में कोड लॉजिक लिखे जाते हैं कोड्स के। फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं तो इस पे नहीं, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट लिखता हूँ, जैसे कि किसका लिखूँ किसका लिखूँ किसका, बॉब शूट का मार्क लिख देख लेते लो हैं। ना, वही होगा। हाँ बुक मार्क में होगा ना, नहीं यार, ऊपर है ना बुक मार्क्स में 54503 निकाल लो देखो। जिंजा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा मुझे। बुक मार्क्स नहीं मिलेगा आईफोन्स के भाई, लोगों के ऊपर। नहीं मिलेगा भाई। सर नॉन टैग वाला उसी है। हाँ नॉन टैग वाले हैं तो। भाई टाइम तो लगता है। सर आपको कितना कुछ भी सब टैग से हो गया ना, नॉन मान जा यार। बोला? तो कोड बदल रहा है नीट का। आ गया। देखो अब क्या होता है कि पीछे गए, यहाँ पे मैं जिसकी यही ओपन कर देता हूँ, हटाओ, एक बार ओपन हो जाए बस, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा घटिया चल रहा है इनका। सर टैग भी बहुत खुले हैं। इतने टैब्स खोले हैं तो नेट पर लेगा इस सारे टैब्स। 2-3 ब्राउज़र है। ये तो शॉर्ट है। ओपन हो गया, इसको बेसिक्स पे लेके आता हूँ प्रॉपर। ठीक है, यहाँ जाके अब मैं क्या है, मैं अकाउंट पे गया, ये रहा अकाउंट का ऑप्शन। अब क्या है कि मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँगा
और इसके पीछे का जो लॉजिक बन रहा है ना, मैं इस लॉजिक को समझूंगा कि ये जो इनपुट आ रहा है, इनपुट आईडी क्या है, इसकी यूज़र नेम, लेबल में यूज़र नेम का है, ये रहा। तो बैकग्राउंड में जो इसकी जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट है कैसी, मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा इसके अंदर। तो ये ऐसे होता है सर एक तरीके को। हाँ जी बोलिए। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी सभी को। नॉइज़ ब्रेक हो रही है, अब ठीक हो गई, आवाज़ ठीक आ रही है। हेलो हेलो। इसमें प्रॉब्लम होती है गूगल मीट में, क्या है कि आप जो बोलोगे ना वो कम से कम 3 सेकंड बाद जाके स्क्रीन स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। ये प्रॉब्लम है गूगल मीट में, 3 सेकंड बाद जो है कौन तो सही है। वो नाम है उसका। कॉन्फ्रेंस कॉल में तो हम लोग यहाँ पे थे। अब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा एक कोड लिखा हुआ है, ये रहा पूरा का पूरा, जो कि क्या कर रहा है, इसका एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को होल्ड कर रहा है अपने साथ, कि किस तरह से एक यूज़र ऑथेंटिकेट होगा, किस तरह से एक यूज़र को अंदर एंट्री दी जाएगी। अब वो ऑथेंटिकेशन के ऊपर बेस करता है कि ऑथेंटिकेशन है कौन सी, टोकनाइजेशन है, नॉर्मल आईडी पासवर्ड है, क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन टोकन्स है, या फिर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है। पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे को अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें लाइक हमारे को अपना फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम देना पड़ता है, हमारे को अपना रेटिना स्कैन करवाना पड़ता है, जिनमें आंखों का रेटिना स्कैन जो भी होता है वो, ये सब हमारा पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है भाई। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अभी क्या Java काम करता है? कुछ इंटरनल पोर्टल्स पे काम करता है। इंटरनल पोर्टल्स के अंदर जो कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक एक स्टैटिक आईपी के ऊपर काम कर रहे वो हैं। उनका ग्लोबल इंटरनेट जो हाँ, वर्क करता है उसके साथ जब कनेक्ट होता है तभी वो काम करता है। क्योंकि जो मशीन लगी VPN होती जो है, उनका होता है ग्लोबली, जो वहाँ पे जो बेसिकली मशीन जो लगी होती है ना, लाइक जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे अटेंडेंस लगाती है, उसके अंदर भी एक शेल होता है। जो वो डायरेक्ट एक्सेल शीट के साथ कनेक्ट हाँ, होता है, जो सारा डेटा उसमें उसमें सेंड करता day by है, day। तो वो चीज़ें वहाँ से इंटीग्रेट करवानी पड़ती हैं उन लोगों को। तो वो भी उसी के जरिए से देखा जाता है, क्योंकि वो एपीआई से सारा कॉल करता है कि उस एक्सेल शीट को जो पर्टिकुलर एपीआई बनाई है वो यहाँ से उठा के वहाँ जाएगा, ठीक है। एपीआई पता ना क्या होती है, हाँ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो क्लाइंट से उसको इंटीग्रेट करवा के इधर उधर सेंड करता है, डेटाबेस। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, एक मिनट, फिर आता है हमारा हमारा प्लान में कौन कौन सी के लिए मतलब लैंग्वेज रिक्वायर्ड है? एक तो ब्रोकन एक्सेस, क्रिप्टोग्राफी, इंजेक्शन, इनसिक्योर डिज़ाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन फेलियर। इंटीग्रिटी फेलियर के लिए तुम्हारे को जेसन आनी जरूरी है। जेसन क्या होती है, जेसन एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो जेसन का फॉर्मेट, जेसन का फॉर्मेट, जेसन का सर सरल होती है क्या? ईजी होता है, ईजी होता है जेसन बहुत ज़्यादा। जेसन का फॉर्मेट, एक मिनट रुको, एक तो एक कोड मेरा ओपन हो गया, चलो। ये होता है जेसन का फॉर्मेट, वीएस कोड में जूम नहीं होता। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ठीक है, हो गया, प्रॉपर दिखा दिया उसने। ये होता है हमारा जेसन फॉर्मेट, जो बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट के अंदर सारी चीज़ें अपने अंदर फ्लो करवा के लेके जाता है। अब क्या है, एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है, सर ये वर्कशीट में होती है ना? हर जगह होती है। पहले हाँ वही। जब डेटा स्टोर हो रहा होता है ना, कोई भी कुकी स्टोर हो रही होती है, कोई भी डेटा स्टोर हो रहा होता है, तो तुम्हारा जेसन फॉर्मेट के अंदर ही जाके सब कुछ स्टोर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारे को दिखाऊँ, अरे सर देखो, गेको क्या था सर वो? क्या, वीको वीको हाँ कहाँ पे, तो ब्राउजर का वो ब्राउजर होता है ना, वो तो मतलब Firefox का। क्या पूछ, अरे ब्राउज़र होता है भाई, ये ब्राउज़र का है। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊँ तो, फायरफॉक्स का ड्राइवर होता है वो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, जो कि ओपन नहीं हो रही है, फिर भी होगी 2 मिनट में, क्योंकि नेटवर्क स्लो चल। बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। अबे ये क्या हो रहा है, सर बहुत सारे टैब खुले, बहुत ही। लोड तो ज़्यादा हो नहीं रहा है लगता है। टैब्स को बंद करो फिर देखना लोड होता हूँ। CPU वाइज राइट ऑन। अरे यार, ये चीज़ें सारी समझ में आ गई ना, ठीक। ये नहीं बताया सर फाइल डेटा इन्फॉर्मेशन, ये नहीं ये बताया। आईडी ने बताया सर। हाँ,
इसमें क्या होता है, जब तुम्हारी फाइल सिलेक्टेड डेटा है ना, लाइक मान लो कि मैं रूट यूज़र हूँ, इन सब फाइल्स को एक्सेस सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। बट लेकिन क्या, एक नॉर्मल यूज़र ने फाइल का नाम बदला, जैसे आगे रिक्वेस्ट भेजी, उसके अकाउंट में सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आ गई। तो ये भी एक आइडोर ही होता है। वैसे समझ में आया? directly हो गई। मतलब उसने लोकल यूजर ने एडमिन की प्रिविलेज हाँ, ले ली और हाँ। सारा वो प्रिविलेज ली ही नहीं। Misconfiguration हाँ, ना उसके पास उसका आईडी पासवर्ड है, ना उसका पोर्टल है, कुछ भी नहीं है। बस क्या है कि डेटा जो फ्लो हो रहा है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए, और लाइक उसकी अगर 1.txt और उसकी एडमिन की 2.txt और इसकी 1.txt है, तो 1 की जगह 2 डाल के 2.txt डाउनलोड कर ली, क्योंकि सर्वर तो एक ही है। अगर तुम crow.in का नाम लोगे, crosssecurity.com का नाम लोगे, स्टूडेंट पोर्टल का नाम लोगे, काउंसलर पोर्टल का नाम लोगे, टीचर्स पोर्टल का नाम लोगे, सारे पोर्टल अलग है, लेकिन उन सबका डेटाबेस एक ही है। डेटाबेस हमेशा एक ही रहता है। सर जो उस पे सर ये लैब दे रखी है ट्राई एक्नी में सर, वही वाला है ना उसमें correct जो लगा। अपन को डायरेक्टरीज रहती हैं वो अलग थोड़ी सी अपन सेलेक्ट कर लो, जैसे 1 पे खुल रही है 2 पे चले जाओ तो वो एडमिन। हाँ वही है, शायद वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, क्रैक द लैब में वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बस अभी चालू हो बस ये। हाँ, नहीं है, काम चल रहा है इस पे अभी। अरे भाई उड़ा देता हूँ मैं इसको। ये तो फायरफॉक्स है, क्रोम पे तो और भी पड़ा है। हाँ वही बहुत सारे हैं। इसकी ये है, इफ अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या शो होता है, क्या शो नहीं होता। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। तो हो ही जाएगा। मॉड्यूल नंबर 73, यहाँ से अगर मैं हटा के इसको 78 करके एंटर करता हूँ और ये ओपन हो जाता है, तो हमारा आइडोर हो गया वो। ओपन हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट वो नहीं खुलेगा। हम्म। डायरेक्ट वो नहीं खुलेगा, जो पेज पे एग्जिस्ट करता है ना वही पेज को ओपन होगा, तो वो हाँ, आइडोर तो कैसे होगा? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो तुम। मतलब एक तरीके से वो जो डिफाइन कर रहा है कि हमने जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला जो मॉड्यूल है उसका जो पेज नंबर है वो दे रखा 78, हमने 79 डाला तो वो ऑथेंटिकेशन का पेज शो कर देगा। हम उस पर कोई अंदर थोड़ा ना गए, देखा उस पेज चेंज होता है। दोबारा पेज ही तो चेंज कर रहा है ना वो। तो पेज चेंज करना है तो वो आइडोर होता यहाँ है भाई। पेज में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, अब यहाँ पे क्या दिख रखा है, मॉड्यूल हैज बीन क्या कहना है कि पाइथन का रिमूव्ड। मतलब यहाँ पे कोई फॉर्म है उसके अब जब मैं लॉग इन करूंगा ना, और जब खुद को एडमिन पैनल पे लेके जाऊंगा, वो एक अलग आइडोर होगा। और जब मैं यहाँ पे अपना सर्च करने की जगह कुछ और सर्च कर पा रहा हूँ, वो एक अलग आइडोर होगा। अलग टाइप का हाँ मल्टीपल, ये वाला आइडोर तो फिर तो मल्टीपल वेबसाइट में होता ही होता है, बट लेकिन चीज़ें देखो बिगड़ती कहाँ है। सबसे पहले चीज़ है कि तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट के अंदर तुम्हें ढूंढना क्या है, उसका इन स्कोप क्या है, उसका आउट स्कोप क्या है, ठीक है। कहाँ से डायरेक्टली शुरू हो रही है नहीं नहीं, तुम क्या क्या जिसमें फाइंड कर सकते हो। एक वेबसाइट है हैकरवन और बगक्राउड, यहाँ पे जाओगे तो ये देखो, ठीक है। इसको हटाते हैं पहले, यहाँ पे लिखते हैं बग बाउंटी करके एंटर करते हैं, ये रहा। स्कोप में तो उसमें वो दे रखे होते ना कि किस किस पे आपको टेस्ट करना है, वो सारी चीजें। क्या क्या चीज़ आप क्या मतलब टेस्ट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। सर? ये जैसे जो ब्लू टीम्स होती हैं, ब्लू टीमर होता है वो सॉक वगैरह, उनमें सर ये यूज़ होते हैं मतलब कहीं? क्या चीज़? सर यही सब चीज़ें मतलब वनरेबिलिटीज रहती हैं ना, ये वास्ट होते हैं। ब्लू टीमर को खाली ये चीज़ बतानी होती है कि वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, और वो उसको उसके ऑटोमेशन टूल्स दे देते हैं। ब्लू टीमर को क्या होता है कि जो हमारे ओवर्स टॉप 10 का लास्ट वल्नरेबिलिटी है, ओवर्स टॉप 10 उड़ा दी क्या मैंने? पूरा अबे यार, सर उड़ा देते नहीं नहीं, मैंने सच में उड़ा दिया। कंट्रोल शिफ्ट टिक कर दो सर, आ जाओ। सारे टैब ऑफिस जाएंगे, ए टू जेड सारे ऑफिस जाएंगे एक बार में, खट देने से सारे झटके में ओपन होंगे। अब क्या है कि हमारे इसकी सबसे लास्ट वल्नरेबिलिटी है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड डेटा फेलियर, वो आती है ब्लू टीमिंग के अंदर, जो ये है।
सॉरी लास्ट नहीं, 9th है, सिक्योरिटी लॉगिन्स एंड मॉनिटरिंग फेलियर। ये आती है तुम्हारी मतलब सॉफ्ट के monitor अंदर। की। हाँ नहीं 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 नहीं, मॉनिटरिंग के Routine टाइम के लिए। पे भी सारी चीज़ें क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रही हैं, ये होता है इसका मतलब। तो वास्ट ऑप्टिमिस्ट ये एक ही वल्नरेबिलिटी को हम मतलब ब्लू टीमर चेक कर हाँ रहे ब्लू टीमर चेक करता है इसकी, इस चीज़ का भी एक सबूत मेरे पास है। KYIP पिंग, ये यहाँ पे नहीं है, रुको, एक रिपोर्ट है करेक्ट द, उसकी इसी की रिपोर्ट है, पेंटेस्ट रिपोर्ट। जब मैं ऊपर दिखाई थी ऊपर वाले में तो ये पढ़ाई हाँ इसमें भी ऐड नहीं करी शायद। सर ये किस साइट करो सिक्योरिटी? उसी को एक्सप्लोर कर रहा था 3 दिनों से बैठ के, तभी टाइम नहीं था कि पढ़ा पाऊँ। इसमें शायद है बट लेकिन ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ये दिखाओ कि क्या क्या फ्लो यूज किया वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं की, ओनली शो करवा के छोड़ दी, क्योंकि इसका डेटाबेस सर्वर ही नहीं है। डालूंगा वहाँ अभी बनेगा तो बनेगा भी डेटाबेस का। माई सीक्वल इसके देखो, ये ना, इसको छोड़ दो, यहाँ पे जाएंगे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले ली, वन पासवर्ड ले ली, वेबसाइट देखो, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर मैंने पूरी की पूरी एक वेबसाइट ले ली। अब इसके अंदर क्या है, जब इस वेबसाइट को तुम ओपन करोगे तो इसके अंदर तुम्हारे को ये शो करवाएगा कि तुम इसके अंदर कौन कौन से अटैक परफॉर्म कर सकते हो और कौन कौन से अटैक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, तुम ब्रूट फोर्स अटैक नहीं परफॉर्म कर सकते, तुम कोड रिव्यू अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते, डॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो, क्योंकि ये अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या साइड डाउन चले जाएगी तो दिक्कत हो सकती डाउन जाने वाली बात नहीं है, वो वल्नरेबिलिटी मानी ही नहीं जाएगी। जब वो वल्नरेबिलिटी है ही नहीं तो करना ही क्यों है। आउट ऑफ स्कोप, ऑल रिपोर्ट्स फॉर आउट ऑफ स्कोप फाइंडिंग विल बी मार्क एज अ नॉट एप्लीकेबल एंड द रिसर्चर विल लूज पॉइंट, प्लीज रिव्यू एंड द स्कोप ऑफ फाइंडिंग केयरफुली। अब यहाँ पे जाओगे तो देखो, ये सारी सारी वल्नरेबिलिटीज कि तुम ये वल्नरेबिलिटीज में चेक कर सकते हो। डिस्क्लोजर देख सकते हो, लोकल एक्सपोजर, सीक्रेट की। अब सीक्रेट की क्या होती है बताओ। सीक्रेट की मतलब एक पर्टिकुलर वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है जिसके थ्रू हम मतलब एक्सेस ले सकते हैं लोग। थोड़ा थोड़ा ठीक भी है पर पूरा अच्छे से ठीक नहीं है। क्योंकि वेब में जब मैंने जैसे फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी ले लो तो उसमें जब हम करते हैं जब फाइल अपलोड करके और जब उसकी की को एक्सेस करते हैं यूजर इंटेंसिव, जब हम पब्लिक और प्राइवेट की से ऑथेंटिकेशन जनरेट और डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक टर्म आती है, इट इज कॉल्ड एक TPM होता है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, एक सिक्योरिटी इनक्लेव होता है और एक शैडो IT समथिंग कुछ करके होता है। ये लोग क्या करते हैं, सारी प्राइवेट और पब्लिक की अपने पास जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में जनरेट करवा के स्टोर करवा के रखते हैं और उसकी एक सीक्रेट की जनरेट करते हैं कि अगर तुम्हारे को डेटा डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करना है तो सीक्रेट की के थ्रू तुम कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ सिर्फ वन टाइम के लिए एप्लीकेबल होगी, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये तुम्हारी सीक्रेट की होती है। वरना ही सीक्रेट की हाँ। जनरेट होती है। वो इस चीज़ के ऊपर परफॉर्म होता है कि वो सीक्रेट की जनरेट कहाँ से हो रही है, TPM से जनरेट हो रही है, सिक्योरिटी एनक्लेव से जनरेट हो रही है, किससे हो रही है, किससे नहीं हो रही। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अपने अलग होते हैं, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जो TPM होता है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, वो तुम्हारा CPU के अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है। जो तुम्हारे रजिस्टर्स होते हैं ना CPU के बराबर में, उसके अंदर जाके तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी का डेटा सारा स्टोर होता है। RCX और RX के अंदर स्टोर होता है मोस्ट प्रोबेबली। इसमें से इसमें दिया हुआ कि इसको नहीं नहीं, ट्रांसमिशन भी इसलिए हाँ उसको स्कोप में होना प्रोग्राम में नीचे ऊपर RX और TX डिस्क्लोजर प्रोग्राम और लेफ्ट स्कोप, हाँ इसको पता ही है ना ये काम ये नहीं, इसको अपडेट कर दिया करवाने सब कुछ अपना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब चलते हैं दूसरे पे। टाइम क्या हो गया, अभी तो अब घर जा रहे हैं भाई। लेट हो गया।